नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। बच्चे हमने इससे पहले जो हमारे पास था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वो हमने कर लिया था कंप्लीट। उसके बाद हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इससे पहले एक 4th यूनिट आती है करंट इलेक्ट्रिसिटी की, वो हम बाद में करेंगे क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ये बिल्कुल रिलेटेड है। जैसे मैंने तब भी बताया था ना आपको कि इलेक्ट्रोस्टैटिक के बच्चे मैंने लेक्चर सारे ऑनलाइन ले लिए हैं, तो अब मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैंने तब भी आपको बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के सारे जो टॉपिक हैं वो सारे पैरेलल जाएंगे। जैसे जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा, वैसे ही सेम इसमें हम सारे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड को कंबाइन किया हुआ है। ठीक है, पहले हम सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद इन दोनों को कंबाइन करके हम लेंजेस और फैराडेज लॉ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म मतलब यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे, मैग्नेटिक मटेरियल की बात करेंगे। जैसे आपके पास मैग्नेट होता है जिसमें नॉर्थ साउथ पोल होगा, हम मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम पढ़ेंगे कि आपके पास कितने टाइप ऑफ मैग्नेट होते हैं, मतलब कितने टाइप ऑफ मैग्नेटिज्म होती है आपके पास। मुझे मैग्नेटिक मटेरियल आपके पास 3 टाइप के होते हैं, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, एक होता है मैग्नेटिक मटेरियल, मतलब जो ऐसे सब्सटेंसेस जो क्या करते हैं, दूसरी चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, द सब्सटेंसेस विच अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट और विच अट्रैक्ट समथिंग दैट इज नोन एज द मैग्नेटिक मटेरियल। जो ये स्टार्टिंग में लिखा हुआ है ना, मैग्नेटिक मटेरियल और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल में क्या डिफरेंस है। सब्सटेंसेस विच आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, ऐसे सब्सटेंस जो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाते हैं, दैट इज नोन एज अ मैग्नेटिक मटेरियल। जैसे आपके पास आयरन हो गया, ठीक है, निकल, स्टील। एंड ऐसे मटेरियल विच आर नॉट अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट्स आर नोन एज द नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, जैसे कॉपर, रबर। ठीक है, ये आपके पास नॉन मैग्नेटिक मटेरियल हो गए। अब हमने फर्दर पढ़ना है कि मैग्नेटिक मटेरियल कितने टाइप के होते हैं, दैट आर ऑफ 3 टाइप्स, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, हमने जनरल डेफिनेशन आपको एक बार बता देती हूँ। डायमैग्नेटिक का मतलब होता है बच्चे जिसमें आपके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या हो जाती हैं, स्ट्रॉन्ग होती है, मतलब कि जो आपके पास स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड होता है मटेरियल, उसे हम डायमैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं। पैरामैग्नेटिक मतलब जो फीबली अट्रैक्टेड होता है बाय द मैग्नेट, दैट इज नोन एज द पैरामैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक मतलब जो आपके पास सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड होगा, वेरी स्ट्रॉन्ग, दैट इज नोन एज द फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, या अपने डिटेल में आगे हम करेंगे ये वाला। उससे पहले उसके बाद क्या हमारे पास मैग्नेटाइजिंग फील्ड, बस जैसे हमने किया था ना इलेक्ट्रिक फील्ड, वैसे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होता है। मैग्नेटिक फील्ड का मतलब जैसे आपके पास कहीं पे मैग्नेट पड़ा है, ठीक है, कई बार क्या होता है कि अगर आप पिन लेते हो, तो अगर आप वो पिन लेके चलते हो तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास कई बार होता है कि पिन को हम जैसे मैग्नेट के नज़दीक लेके जाते हैं तब वो अट्रैक्शन फील करती है, लेकिन अगर हम किसी मैग्नेट से थोड़ा सा और दूर लेते जाएं किसी पॉइंट पे आके वो जो पिन है वो अट्रैक्ट होना बंद हो जाएगी, मतलब वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आपके पास एग्जिस्ट नहीं करती, मतलब उस स्पेस तक आपके पास जो मैग्नेट की फील्ड है, लाइन्स ऑफ फोर्सेस है, वो नहीं आ रही। तो मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या था, स्पेस अराउंड द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस या स्पेस इन विच द इलेक्ट्रिक चार्ज properties are visible or the space in which the effect of electric field is visible, that is known as the electric field। जैसे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है कि स्पेस इन विच द इफेक्ट ऑफ मैग्नेट इज विजिबल और मैग्नेटिक फील्ड इज विजिबल, दैट इज नोन एज द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, मैग्नेटाइजेशन एंड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। मुझे अब हमारे पास क्या है, जैसे मान लो कि मेरे पास कोई भी मटेरियल है, सबसे पहले जैसे ये मेरे पास एक मटेरियल है, इसमें देखो एरोज दिखाई हुई ना, मतलब कोई आपके पास मतलब कि ये नीचे को जा रही, कोई ऊपर जा रही, तो लास्ट में क्या होगा, सारे आपके पास जो ये रैंडमली ओरिएंटेड आपके पास करंट लूप्स हैं, इसे हम बोलते हैं। ठीक है, ये आपके पास क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी और मैग्नेटिक मटेरियल मतलब मैग्नेटाइजेशन 0 हो जाएगी। लेकिन अगर वहीं पे आपके पास हमने बाहर से कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी, ठीक है, तो क्या होंगे कि सारे एक डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो एक डायरेक्शन में मूव करेंगे मतलब कैंसिल नहीं होगा, तो मैग्नेटाइजेशन आपके पास क्या होगी, नॉन जीरो होगी। ये जनरल आपने हमने यहाँ पे करना है। उसके बाद हमारा स्टार्ट यहाँ से होगा डायमैग्नेटिक मटेरियल। The substances which are feebly repelled by magnets are known as the diamagnetic material। मतलब जो आपके पास feebly मतलब थोड़ा सा, जो मैग्नेट से थोड़ा सा रिपल्शन शो करते हैं, that is known as the diamagnetic material। थोड़ा रिपल्शन मतलब इसमें अट्रैक्शन आपके पास क्या होगी, हम बोल सकते हैं मतलब कि डायमैग्नेटिक का मतलब क्या है, डाया का मतलब क्या है बच्चे, यहाँ पे हमारे पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, डाया मतलब 2, मतलब पेयर में हर चीज प्रेजेंट होगी। ठीक है, और इसकी डेफिनेशन क्या है आपके पास, कैसा मटेरियल जो आपके पास फीबली क्या हो रहा है, रिपेल्ड हो रहा है बाय द मैग्नेट, मतलब थोड़ा सा रिपेल हो रहा है
दैट इज नॉन एज द डायमैग्नेटिक मटेरियल। इसके अपने डेफिनेशन करना है और एग्जाम्पल करना है। एग्जाम्पल जैसे गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, ठीक है। और पैरामैग्नेटिक मतलब जो फीबली आपके पास क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, थोड़ा सा अट्रैक्ट होता है, ठीक है, बाय द स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स, दैट इज नॉन एज द पैरामैग्नेटिक मटेरियल। डेफिनेशन करना है और एग्जाम्पल करने जैसे सोडियम, कॉपर क्लोराइड, ऐसे। ये दोनों आपके पास क्या है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, मतलब ये ज्यादा, क्योंकि उन्होंने क्या फीबली रिपेल हो रहा है, फीबली अट्रैक्ट हो रहा है, मतलब ज्यादा नहीं हो रहा, तो ये कौन से आपके पास मटेरियल है, ये आपके पास नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। और मैग्नेटिक मटेरियल आपके पास कौन सा होता है, फेरो। फेरो आपके पास क्या होता है, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट्स, ठीक है। जो आपके पास फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है। स्ट्रांगली अट्रैक्ट जैसे आपके पास स्टील हो गया, आयरन हो गया, ये किस में आते हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में आते हैं। मतलब फेरोमैग्नेटिक कौन सा होगा, जो आपके पास स्ट्रांगली मैग्नेट से अट्रैक्ट होगा, पैरामैग्नेटिक फीबली अट्रैक्टेड होगा, और डायमैग्नेटिक फीबली रिपेल्ड होगा, ठीक है। डेफिनेशन एंड एग्जांपल्स। आगे बच्चे इसका प्रॉपर्टीज का बताया हुआ है। सेम मैसेज जो भी बोला ना मैंने, वही उन्होंने इसमें समराइज किया हुआ है। तो एक बार आता ना, डिफाइन द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। तो बच्चे उसमें आपने ये सारी प्रॉपर्टीज हम कर सकते हैं कि आपने तीनों को डिफ्रेंशिएट करना है, या फिर तीनों को अलग अलग पैराग्राफ में बना के पॉइंट्स बना देना, या ऐसे भी कर सकते हो कि फेरो में सबसे पहले क्या आ जाएगा, फीबली, या आपके पास स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, पैरामैग्नेटिक वीकली अट्रैक्टेड या फीबली अट्रैक्टेड बोल सकते हैं, डायमैग्नेटिक वीकली रिपेल्ड, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा बच्चे आपने ये डायग्राम बना के दिखा देना कि जैसे ये अट्रैक्ट हो रहा है आपके पास, ठीक है, ये थोड़ा सा अट्रैक्ट हो रहा है, इसमें उन्होंने ये वाली रोड भी छोटी बनाई हुई है और ये एरोज भी। उसके बाद ये रिपेल्ड हो रहा है, रिपेल्ड होने, फीबली रिपेल्ड हो रहा है ना, रिपेल्ड होने की वजह से क्या है कि जैसे नॉर्थ साउथ ये मैग्नेट के बीच में रखा हुआ है ना ये वाला मटेरियल, तो ये ऐसे वर्टिकल डायरेक्शन में शो कर रहा है कि इसमें क्या हो रही है, रिपल्शन हो रही है, इसमें अट्रैक्शन हो रही है, इसलिए ये आपके पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में शो हो रहा है। थर्ड है कि अगर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को आप किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो जो लाइंस ऑफ फोर्सेस होंगी वो आपके पास इसमें से पास करेंगी, क्योंकि ये क्या अट्रैक्ट होता है। इसमें भी लाइंस ऑफ फोर्सेस, पैरा में भी आपके पास लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या करती हैं, पास करते हैं। लेकिन जो आपके पास डायमैग्नेटिक होता है, हमें पता है वो आपके पास क्या करता है, मैग्नेटिक मटेरियल को रिपेल करता है, मतलब ये मैग्नेट से रिपेल्शन शो करता है ना, इसलिए इसमें से पास नहीं होगी, ये बाहर से आपके पास मूव कर जाएंगे। इसलिए देखो जैसे इसमें नॉर्थ साउथ बनाया तो मटेरियल बीच में रखा, तो यहाँ से आपके पास लाइंस ऑफ फोर्सेस पास कर रही हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखूँ, सेकेंड में भी आपके पास लाइंस ऑफ फोर्सेस पास कर रही हैं, लेकिन जो डाया उसमें से बीच में पास करने के बजाय बाहर से निकल रही है, मतलब दे डू नॉट प्रेफर टू पास थ्रू द मटेरियल। क्यों, क्योंकि ये आपके पास क्या शो कर रहा है, रिपल्शन शो कर रहा है, ठीक है। थर्ड आपके पास ये हो गया। फोर्थ पॉइंट बच्चे आप कर लेना इसका फ्लक्स डेंसिटी, मतलब इसमें जो फ्लक्स डेंसिटी होती है वो लार्जर होती है देन एयर। इसमें भी आपके पास फ्लक्स डेंसिटी लार्जर होगी देन एयर, इसमें फ्लक्स डेंसिटी आपके पास लेसर होगी देन एयर, ठीक है। और इसके बाद ये सैंपल स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड होता है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आपके पास स्ट्रांगली मैग्नेटाइज का मतलब वही है कि अट्रैक्शन इसमें ज़्यादा होती है। ये वीकली मैग्नेटाइज होता है और ये मैग्नेटाइज ही नहीं होता, मतलब बिल्कुल स्मॉल, इसमें हम कह सकते हैं ये आपके पास मैग्नेटाइज होगा स्ट्रांगली इन द डायरेक्शन में, ये भी इन द डायरेक्शन होगा, ये आपके पास वीकली मैग्नेटाइज तो होगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो ये 5 बच्चे प्रॉपर्टीज कर लेना, पैरा की, पैरा की और डायमैग्नेटिक की, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार 5 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, डिफाइन द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरा, फेरो एंड डायमैग्नेटिक मटेरियल, तब आपने ये डिफाइन करना है, ठीक है। उसके बाद हमने ये नहीं करना एप्लीकेशन, उसके बाद हमने करना मैग्नेटिक फील्ड एंड इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड जैसे मैंने आपको पहले बता दिया ना डेफिनेशन, कि मैग्नेटिक फील्ड आपके पास क्या होता है, space around a magnet or a current carrying conductor in which its effect can be experienced by a moving charge or a conductor carrying current or a ferromagnetic material is called magnetic field। ज़्यादा सिंपल इतना भी लिख सकते हो कि स्पेस अराउंड द मैग्नेट इज नोन एज द मैग्नेटिक फील्ड। या फिर जब आपके पास किसी भी कंडक्टर में से किसी भी आपके पास मटेरियल में से करंट पास आउट कर रहा है, तो उसमें भी आपके पास बच्चे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आपके पास प्रोड्यूस होगी। हम पढ़ेंगे लेविस और फैराडेज लॉ में, तब भी हम बोलते हैं। अब जनरल डेफिनेशन कर लेना कि स्पेस जो आपके पास मैग्नेट के अराउंड होता है, डेट इज नोन एज द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और इसमें जो फोर्स एप्लीकेबल होगी वो आपके पास कौन सी होगी, लॉरेंस फोर्स इसमें हम बोलेंगे। लेकिन पहले हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फोर्स आपके पास, जैसे उसमें आपके पास कौन सी फोर्स थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स थी ना, जो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास आया था 1/4πε0 Q1 Q2 बाय r²। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा, फिर हमने उसमें हमने इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में भी पढ़ा, ठीक है। सेम ऐसे मैग्नेटिक फील्ड, और अब इसमें क्या मैग्नेटिक फोर्स है, और मैग्नेटिक फोर्स का इसमें फॉर्मूला हमने ड्राइव नहीं करना, उसमें तो हमने कूलम्स लॉ का फॉर्मूला ड्राइव किया था ना, यहाँ पे नहीं करना। इसमें हमने डायरेक्ट करना ये वाला फॉर्मूला, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, Q
वी क्रॉस बी। बच्चे ये वी और बी आपके पास क्या है, बी आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और जो वी है वो वेलोसिटी है आपके पास। और बच्चे ये आपके पास वेलोसिटी किसकी, चार्ज की वेलोसिटी है, क्यू आपके पास चार्ज है। और ये वेक्टर क्वांटिटी में आपने ऐसे ही लिखना है, एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी। वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास हटा के क्या आ जाता है, साइन थीटा एन कैप आता था ना, वो लिख दिया। मतलब मैग्नेटिक फोर्स किसके इक्वल है, क्यू वी बी साइन थीटा एन कैप। तो इसमें हम स्पेशल केस ले सकते हैं कि अगर मान लो कि आपके पास एंगल क्या है, थीटा 90 डिग्री है, मतलब आपके पास जो डायरेक्शन जो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना, 90 डिग्री का है। मतलब अगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड क्या है, 90 डिग्री पे है आपके पास वेलोसिटी से, देन आपके पास थीटा क्या, 90 साइन 90 आपके पास क्या होता है, 1 होता है। तो एफ एम किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू वी बी। दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, यूनिट आपने करना है, अगर आपको आता है डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड डेफिनेशन लिखना है, द स्पेस अराउंड द मैग्नेट इज नोन एज द मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद आपने इसका फॉर्मूला लिखना है, एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। उसके बाद आपने इसको यूनिट लिखना है, बच्चे इसका यूनिट होता है टेस्ला, 1 टेस्ला। और ये आपने फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन लर्न करना है कि 1 टेस्ला 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर के इक्वल भी होता है। ठीक है, क्योंकि ये आपके पास कई बार 1 मार्क में एमसीक्यू क्वेश्चन में भी आ जाता है कि ये वाला, और एक ये जो मैंने ऊपर लिखा है ये भी 1 मार्क में कई बार आ जाता है कि ऐसा यूनिट, जो इसकी ऐसा यूनिट टेस्ला है, लेकिन इसकी सीजीएस यूनिट क्या होती है, गॉस होती है। तो 1 टेस्ला 10⁻⁴ गॉस के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये वाले 2 आपने एक्सप्रेशन लर्न करके रखने हैं, इनमें से कोई भी एमसीक्यू क्वेश्चन में 1 मार्क में आ जाता है। ठीक है, क्लियर है बच्चे। तो ये हमारा जनरल डेफिनेशन हो गया और फॉर्मूला हो गया मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन, इट्स फॉर्मूला एंड इट्स यूनिट्स। उसके जैसे उसमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन, फॉर्मूला एंड यूनिट। उसके बाद वहाँ पे क्या था, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, या फिर हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की प्रॉपर्टीज किया था ना, वहाँ पे ऐसे ही हमने इसमें मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की प्रॉपर्टीज करनी है। ठीक है, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आता है, या तो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आ जाता है, या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आता है। अब फर्स्ट देखो, इसमें हमारे पास क्या है कि अगर हम स्ट्रेट लाइन या कर्व्ड लेते हैं आपके पास, along which a free unit north pole will move under the effect of magnetic force। पहली उन्होंने ये प्रॉपर्टी बताई हुई है कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आपके पास क्या है, एक लाइन की फॉर्म में या स्ट्रेट या कर्व्ड होते हैं। मतलब मैग्नेटिक लाइन फोर्स कैन बी स्ट्रेट लाइन और कर्व along which a free unit north pole will move under the effect of magnetic force। मतलब क्या है कि आपके पास अगर मान लो मैंने किसी भी चीज़ को किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को मैंने मैग्नेट के बीच में रखा है, तो क्या होता है कि बच्चे हर बार अगर आप ध्यान से देखो, कई बार तो आपके पास कई बार चीज़ रोटेट करके उसके साथ अटैच होती है ना। वो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो लाइक पोल होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे हमारे पास लाइक चार्जेस क्या करते थे, रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। इसकी पहले भी प्रॉपर्टी वही है, लाइक poles always repel each other and unlike poles always attract each other। ये आप इसकी पहली प्रॉपर्टी में लिख सकते हैं। फिर सेकंड प्रॉपर्टी आप ये लिख सकते हैं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स is a straight or curved line and whenever the magnetic material is placed between the magnetic field then the north pole will move under the effect of magnetic field। जो नॉर्थ पोल या साउथ पोल होगा वो मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट के अंडर आपके पास मूव करेगा। ठीक है, दूसरा ये हो गया। तीसरा सेम मैसेज, उसमें हमने क्या किया था बच्चे के, पॉजिटिव चार्ज हमेशा आपके पास इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आउटवर्ड होती हैं और नेगेटिव चार्ज में हमेशा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इनवर्ड होती हैं। सेम मैसेज बच्चे, मैग्नेटिक फील्ड में आपके पास क्या है, नॉर्थ पोल से हमेशा आपके पास मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आउटवर्ड की डायरेक्शन में मूव करती हैं, और साउथ पोल में आपके पास हमेशा ये क्या करती है, इनवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है। वो आपने शो करना है दैट in the north pole magnetic lines of forces are always in outward direction and in the south pole they always enter या फिर in the inward direction। इस डायग्राम से भी इन्होंने शो किया हुआ है, जैसे नॉर्थ से देखो ये बाहर जा रही है एरो, और साउथ में क्या कर रही है, एंटर कर रही है। ठीक है, नॉर्थ से बाहर जा रही है, साउथ में क्या कर रही है, एंटर कर रही है। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, जैसे इन्होंने यहाँ पे सारा वही सेम इकट्ठा करके दे दिया। पहली प्रॉपर्टी वो होगी, सेकेंड आपके पास जो अभी हमने किया था कि ये वाली हो गई। ठीक है, ये वाली डायग्राम में जो हमने बताया था वो वाली आपकी सेकंड प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी बचे जैसे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, सेम एज टू मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये आपकी थर्ड प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी आप ये वाली करना कि जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होती है वो क्राउडेड होती है एट अ पॉइंट ओरिजिन, दैट मीन्स स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट इज प्रेजेंट। मतलब अगर जहाँ पे आपके पास सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होंगी वहाँ पे आपके पास क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। फिफ्थ ये कर लेना, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कैन पास थ्रू आयरन मोर इजिली देन एयर। आयरन में से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ज़्यादा अच्छे से पास होंगी एज कम्पेयर टू एयर। क्यों,
क्योंकि आयरन आपके पास क्या है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से आपके पास ज़्यादा अच्छे से पास होती है एज कम्पेयर टू एनी अदर एयर और समथिंग। ठीक है, 6 आप प्रॉपर्टी ये कर सकते हैं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस डू नॉट एग्जिस्ट इनसाइड अ सुपर कंडक्टर। बच्चे जो सुपर कंडक्टर मटेरियल होता है वो हम पढ़ेंगे लास्ट यूनिट में कि सुपर कंडक्टर में आपके पास मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, तो ये 5 या 6 प्रॉपर्टीज इसकी कर लेना। जैसे 5 प्रॉपर्टीज हमने इसकी की थी, सेम एज दिस मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के आपने 5 प्रॉपर्टीज करनी है। ठीक है, उसके बाद वहाँ पे हमारे पास कौन सा टॉपिक था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था ना कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू एनी सरफेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसे हम फाई ई से डोनेट करते थे। सेम ऐसे बच्चे हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू एनी सरफेस इज नोन एज द मैग्नेटिक फ्लक्स, इसे हम फाई एम से डोनेट करेंगे। वहाँ पे आपके पास ई डॉट ए था, यहाँ पे क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड है, बी डॉट ए आ जाएगा। अगर डॉट प्रोडक्ट हटा देंगे तो बी ए कॉस थीटा। सेम एसेज आपके पास डेफिनेशन और इसका फॉर्मूला। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स का। देन है आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, अब देखो बच्चे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंडक्शन का मतलब इंड्यूस होना, कुछ ना कुछ प्रोड्यूस होना, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। तो इसमें हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में हम इसमें फैराडे ने बताया था, तो फैराडे के हम 3 लॉ करेंगे। उससे पहले बच्चे जो ये वाला इन्होंने डायग्राम के थ्रू समझाया हुआ है, मैं आपको ये वाला बता देती हूँ। ऑस्टर परफॉर्म वन एक्सपेरिमेंट, ही टुक वन इंडक्शन कॉइल एंड कनेक्टेड वन गैल्वेनोमीटर। इंडक्शन कॉइल मतलब बच्चे इसे बोल रहे हैं। ठीक है, गैल्वेनोमीटर इसे यहाँ पे लगा दिया। गैल्वेनोमीटर आपके पास वोल्टेज या करंट को नोट करता है। तो ये आपके पास क्या है, यहाँ पे इंडक्शन कॉइल इन्होंने ले लिया, उन्होंने इंडक्शन कॉइल। उसके बाद उन्होंने क्या बोला, ही ऑब्जर्व्ड द रिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर व्हेनेवर अ मैग्नेट इज मूव्ड एदर टुवर्ड्स द कॉइल और अवे फ्रॉम द कॉइल। इसका मतलब क्या है कि जो ऑस्ट्रीड एक बच्चा आपके पास साइंटिस्ट है, उसने क्या किया, एक इंडक्शन कॉइल लिया। ठीक है, ये वाला स्प्रिंग की फॉर्म में, फिर उसने क्या किया, उसके गैल्वेनोमीटर लगा दिया कि देखने के लिए कि इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, तो उसने क्या देखा कि जब वो मैग्नेट अब हमें पता है मैग्नेट में से कौन सी आपके पास लाइंस ऑफ फोर्सेस निकलती है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ना। उसने क्या किया कि पहले तो मैग्नेट को इसके पास रेस्ट में रखा, तो कोई मतलब कि आपके पास रिफ्लेक्शन शो नहीं हुआ। फिर उसने क्या किया, जब उसने मैग्नेट को मूव करवाना शुरू किया, कभी इसके नज़दीक लेके जाता था, कभी अवे टुवर्ड्स द इंडक्शन कॉइल एंड अवे फ्रॉम द इंडक्शन कॉइल। जब वो मैग्नेट को उसने मूव करवाना स्टार्ट किया, तो उसने देखा कि गैल्वेनोमीटर में कुछ ना कुछ आपके पास क्या हो रही है, डिफ्लेक्शन शो हो रही है। अगर टुवर्ड्स जा रहा है तो आपके पास डिफ्लेक्शन अगर राइट को होगी, तो अगर अवे जाएगा तो डिफ्लेक्शन आपके पास क्या हो रही है, लेफ्ट को हो रही है। इसका मतलब क्या है, गैल्वेनोमीटर क्या करता है, करंट की वैल्यू को नोट करे। इसका मतलब क्या है कि जब आप मैग्नेट को मूव करवा रहे हो, तो उन मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की वजह से आपके पास इस इंडक्शन कॉइल में क्या हो रहा है, करंट प्रोड्यूस हो रहा है ना। तो इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इंडक्शन मतलब प्रोड्यूस होना, मैग्नेट की वजह से आपके पास क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही ना, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। वो इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ, उन्होंने ये फिनोमिना एक्सप्लेन किया है आपके पास बच्चे कि अगर आप मैग्नेट को किसी भी कॉइल के पास मूव करवाते तो उस मैग्नेट की वजह से उस कॉइल में क्या प्रोड्यूस होगा, करंट प्रोड्यूस होगा। तो इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। ठीक है, और फैराडे ने फिर उसी के बेसिस पे 3 लॉ हमारे पास डिफाइन किए थे, डेट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर बार 5 नंबर या 2 नंबर में आपके पास ये आ जाता है, डिफाइन द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इस तरह से। ठीक है, तो 3 लॉज वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये वाला क्लियर है बच्चे, यही उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ, ही ऑब्जर्व द डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर व्हेन द मैग्नेट इज मूव्ड एदर टुवर्ड्स द कॉइल or away from it. Only difference was that the direction of current was opposite to the direction of magnet, but current was found to be zero when there was no relative motion between the magnet and the induction coil. मतलब जब आपके पास मैग्नेट रेस्ट पे होगा तब आपके पास कोई करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास मैग्नेट मूव करवाते हैं तब आपके पास क्या हो रहा है, करंट प्रोडक्शन हो रही है इस कॉइल में। और अगर मान लो कि आप मैग्नेट को रेस्ट पे रख दिया और कॉइल को आगे पीछे मूव करवा रहे हो, तब भी आपके पास क्या हो रहा है, रिलेटिव मोशन का मतलब है कि इनमें से एक चीज आपके पास मोशन में होना चाहिए, दूसरा रेस्ट पे होना चाहिए, तब आपके पास क्या हो रहा है, करंट प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, अगर लेकिन कब करंट प्रोड्यूस नहीं होगा, देयर इज नो प्रोडक्शन ऑफ करंट व्हेन एवर बोथ कॉइल एंड मैग्नेट विल बी एट रेस्ट। ठीक है, तो इससे हमारे पास क्या ऑब्जर्व हुआ है कि जब भी आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स क्या लिंक करेगी विद द क्लोज सर्किट इज चेंज एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द सर्किट कॉल्ड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ इंड्यूस मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आपके पास क्या हो रही है, इंड्यूस हो रही है, मतलब आपके पास क्या हो रहा है, इस फिनोमेना को हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कि जब तक आप किसी भी whenever there is a relative motion between the coil and the magnet, then there is always a production of electricity or the electromotive force.
दैट प्रोसेस इज नोन एज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आपने ये लिखना है बच्चे, और ये डायग्राम ड्रॉ करने, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिफाइन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपको आ सकता है 2 नंबर में। उसके बाद है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब देखो फैराडेज के हमारे पास 3 लॉ थे बच्चे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के। पहला लॉ आपके पास क्या था, फर्स्ट लॉ। फैराडे के 2 लॉ थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के। फर्स्ट लॉ था हमारे आपके पास, दिस लॉ स्टेट्स दैट वेन एवर, जो हमने ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ा है ना, उसी को उन्होंने रिफ्रेश किया है 2 लॉज में, ठीक है। कि वेन एवर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद एनी क्लोज सर्किट चेंजेस, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद क्लोज सर्किट चेंजेस का मतलब क्या है कि आप मैग्नेट को मूव करवा रहे हो किसी कॉइल के पास, देन इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस एंड हैंस इंड्यूस्ड करंट इज प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट। मतलब आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ मतलब आपके पास करंट प्रोड्यूस होगा सर्किट में, और वो करंट कितनी देर तक होगा, जितनी देर तक आपके पास ये क्या होगा, फ्लक्स चेंज होता रहेगा, तब तक आपके पास ये करंट प्रोड्यूस होगा। फ्लक्स चेंज होने का मतलब क्या है, जितनी देर तक या तो मैग्नेट को आप मूव करवा रहे हो या कॉइल को मूव करवा रहे हो। क्योंकि बच्चे फ्लक्स का मतलब क्या है, नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू एनी सरफेस। और फ्लक्स कब चेंज होगा, अगर मैं मैग्नेट को एकदम से नजदीक लेके जा रही हूँ, ठीक है, तो आपके पास ज्यादा लाइन्स ऑफ फोर्सेस कॉइल में से पास होंगी, उससे दूर लेके जाऊंगी तो कम लाइन्स ऑफ फोर्सेस उसमें से पास होंगी। तो इसका मतलब वहाँ पे फ्लक्स क्या हो रही है, चेंज हो रही है ना, तो मतलब मोशन को ही हम ये चीज को घुमा के बोल रहे हैं। तो मतलब फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग उसने क्या बोला था कि आपके पास जब कोई भी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्सेस किसी कॉइल में से पास करेंगे, तब आपके पास क्या होगा, इंडक्शन करंट प्रोड्यूस होगा या फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगी। लेकिन कब तक, इट विल लास्ट लॉन्ग एज जितनी देर तक आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगी, चेंज होती रहेगी, ठीक है। तो ये आपने एक फर्स्ट लॉ ये करना है। सेकेंड लॉ आपके पास इसका है, सेकेंड लॉ क्या था कि मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन अ सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द सर्किट। मतलब कितना आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, मतलब कितना ज़्यादा करंट हो गया है, कितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस होगी, वो किस पे डिपेंड करती है, कितनी ज़्यादा नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्सेस आपके पास पास हो रही हैं एक कॉइल में से, ठीक है। रेट ऑफ चेंज पे डिपेंड करती है भी कितना ज़्यादा चेंज आ रहा है, कि पहले मान लो एकदम से बहुत ज़्यादा लाइन्स ऑफ फोर्सेस पास कर रही हैं, एकदम से कम हो गया, तो चेंज क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा ना। तो जितना ज़्यादा चेंज होगा मैग्नेटिक फ्लक्स का, उतना ज़्यादा ही आपके पास क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। बच्चे दीज 2 लॉज आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन आ जाता है डिफाइन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड गिव द फैराडेज 2 लॉज, 5 नंबर में आएगा, ठीक है। 2 नंबर में पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को डिफाइन करना है, डायग्राम बनाना है, फिर ये 2 लॉज लिखने फैराडेज लॉ। अब देखो जो जो ये सेकंड फैराडे लॉ वही उन्होंने डिफाइन किया कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो किस पे डिपेंड करती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पे। फ्लक्स फाई है, रेट ऑफ चेंज मतलब d/dt, ठीक है। तो अगर मैं डायरेक्ट प्रोपोर्शनल के साइन को हटा के एक आपके पास वो कांस्टेंट लगा दूँ, तो वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आपके पास क्या है, n है। नेगेटिव साइन का मतलब क्या है आपके पास के जो पॉजिटिव नेचर इंड्यूस्ड ईएमएफ का, पॉजिटिव नेचर है ना इंड्यूस्ड ईएमएफ का, कि जितनी ज़्यादा ईएमएफ प्रोड्यूस होगी तो वो आपके पास क्या करती है, मतलब कि ज़्यादा ईएमएफ भी रोकती है उसके मोशन को, ठीक है। तो वो आपके पास उसकी वजह से नेगेटिव आ रहा है, इज इक्वल टू -n d∅/dt। तो ये हमारे पास फैराडेज लॉ हो गए एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है लेंजेस लॉ, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। यहाँ तक जो आपके पास ये नेगेटिव साइन है ना, वो लेंजेस ने डिफाइन किया था कि इसका मतलब क्या है, ठीक है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो यहाँ तक अगर कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।